देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक हमें कोई इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो उसमें रिसर्च का तो मौका नहीं मिलता, रिसर्च का टाइम नहीं मिलता। वो हमारी अपनी जानकारी निहित होती है, अपनी जानकारी काम आती है। लेकिन जब पहले से निर्धारित होता है, पता होता है कि हमें फला व्यक्ति का इंटरव्यू करना है, जैसे गीतकार इरशाद कामिल का इंटरव्यू करना है, मुझे पता है कि फ़ला दिन आ रहे हैं, तो मैं बाकायदा उनके गीतों की फ़हरिस्त इकट्ठी करती हूँ और फ़िल्मों के नाम बाकायदा उसकी तैयारी करती हूँ। अब जावेद अख्तर साहब से मुझे इंटरव्यू करना पड़ा तो मैंने बाकायदा तैयारी की। लेकिन जब अचानक कोई आता है स्टूडियो में, अचानक हमें टेलीफोन पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो हमारी अपनी पहले की तैयारी ही काम आती है। अब जैसे पिछले दिनों साहित्य की जानी मानी साहित्यकार ममता कालिया से मैंने इंटरव्यू किया, तो उनका 2 दिन पहले पता चला कि वो आज टेलीफोन पर हमें इंटरव्यू देने वाली हैं। तो उनके लिए भी पूरी जो बचपन से उनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी थी वो तो थी ही जहन में, लेकिन बाकायदा इन दिनों उन्होंने क्या लिखा है, अब जैसे इन दिनों कल्चर वल्चर उनका लिखा हुआ उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, तो वो सब मैंने पढ़ा। कुछ किताबें उनकी, कुछ कहानियाँ और पढ़ी, ताकि वो रिसर्च कहीं न कहीं पता चलता है कि आपने रिसर्च की है। छाया गीत तो हमारा यूँ कहें कि यूँ तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम मेरे अपने हैं, लेकिन छाया गीत तो जैसे कहते हैं ना कि जिगर का टुकड़ा, क्योंकि छाया गीत में आपके अपने जज्बात भी शामिल होते हैं। कई बार उसमें जो गाने होते हैं, गानों से जोड़कर हम लिंकिंग कमेंट्री ज़रूर करते हैं, लेकिन लिखते वक्त हम उसमें डूब जाते हैं। भावों की सरिता उसमें बहती है, उसमें कई बार हम खुद भी जुड़ते हैं। तो ये सच है, छाया गीत से लोग बहुत जोड़ते हैं और ये भी कई बार कहते हैं कि लगता है आपने अपना पर्सनल लिख दिया। तो ये सच नहीं है कि हम अपना पर्सनल लिखते हैं, लेकिन लिखते वक्त कहीं हम उससे जुड़ जाते हैं और वो अपनी पसंद के गाने होते हैं, अपने प्रिय भाव होते हैं, जज्बात होते हैं जो लोगों तक पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें छाया गीत प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा प्यार है। आज की हमारी मेहमान रेडियो की सुपरिचित नाम ममता सिंह। उद्घोषिका के अलावा एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बातचीत हमसे की। बहुत लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं और मुझे खुद भी कई बार हैरानी होती है इस बात पर, क्योंकि लिखना मेरा पैशन है और कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियों में डूबना पड़ता है और वक्त सचमुच बहुत कम मिलता है। मेरी कहानियों के लिखने का तरीका अगर मैं बताऊँ तो कभी भी मैं एक बैठक में कोई कहानी आज तक नहीं लिखी। जब मेरा बेटा छोटा था तब तो ऐसा होता था कि 4 लाइन आज लिखी तो पता चला 15 दिन बाद 5वीं लाइन लिख पा रही हूँ, इस तरह से हुआ। लेकिन अब थोड़ा वो बड़ा हो रहा है, समझदार भी हो रहा है, अब उससे समझाती हूँ कि मैं लिखने बैठी हूँ, डिस्टर्ब मत करना, तो कई बार वो बातें मानता है और मैं लिखती हूँ। इसी में वक्त निकालती हूँ, जब घर के सारे काम निपट जाते हैं, दफ्तर से लौटकर अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा लेती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ लिखने। और जब एक कहानी पूरी जब तक नहीं होती है तब तक उस कहानी के किरदार को जीती रहती हूँ, चाहे वो रसोई में हूँ, चाहे घर में हूँ, चाहे रास्ते में हूँ। और कई बार दफ्तर में थोड़ा वक्त जब गाना चल रहा होता है उस वक्त कोई विचार आता है तो डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी कहानियों की रचना होती है, इस तरह से मैं लिखती हूँ कहानी। चुनौती भरा मामला भी है क्योंकि आप एक मेट्रो में रह रही हैं, बॉम्बे में, यहाँ की महानगरी है जो आपाधापी है, यहाँ की जो दिनचर्या है वो बहुत ही फास्ट चलती है। जिस तरह से हम कभी फिल्मों की एडिटिंग में देखते हैं कि एकदम तेज़ी से वो भागता है पर्दे पे तेज चलते हुए, इस तरह से हमारे यहाँ की ज़िंदगी है। तो उस ज़िंदगी में बच्चे को भी संभालना, पूरे घर का कामकाज भी देखना और अपनी विविध भारती की नौकरी के लिए भी जाना, समय पे वहाँ पर पहुँचना, स्क्रिप्ट भी लिखना, ऐसे में वो कैरेक्टर जो कहानियों में होते हैं, क्या पुरानी कुछ यादें हैं आपकी जो कहानियों में आती हैं, या वही संस्कार वाली बात जो आपने बचपन से पढ़ा है? कौन सी चीज़ ज़्यादा उभर के आ रही? मतलब कहानियों की कहानियों के जो किरदार होते हैं वो हम आम जिंदगी से उठाते हैं।
कहीं हम जा रहे हैं रास्ते में तो कोई ऐसा कैरेक्टर दिख जाता है, हम जब सिग्नल पर होते हैं वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है, जब हम दफ्तर में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे किरदार हमें दिखाई पड़ते हैं, घर में चाहे वो काम करने वाली बाई हो या फिर बचपन में हमने दादी नानी को देखा हो, गांव में तमाम किरदार हैं उन्हें देखा है, बहुत सारे मित्र हैं, परिचित हैं, जिनके परिवारों में हम जाते हैं तो देखते हैं उनका चाल चलन। अब ये ज़रूर है कि कहानी लिखने के लिए आपका अवलोकन बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत बारीकी से हम लोगों को देखते हैं। अब आप मान लीजिए, मैं उदाहरण दूं कि सामने आप बैठे हैं, तो अगर मैं कुछ इस विषय पर लिखना चाहती हूं तो मैं बड़े बारीकी से देखूंगी कि आप किस तरह से शूटिंग कर रहे हैं। और हाँ, जो हमारी आम जिंदगी से अलग कोई किरदार होते हैं, कहानी होती है, तो फिर थोड़ी सी रिसर्च भी मांगती है। जैसे अभी हाल में मैंने एक कहानी लिखी है, वो अभी प्रकाशित नहीं हुई, प्रकाशित होने वाली है। उसका विषय बिल्कुल अलग है। उसमें एक महिला है जिसका ओव्यूलेशन है को वो बेचती है। अब इस विषय पर कहानी लिखने के लिए, हालांकि वो किरदार कहीं हमारे इर्द गिर्द है, मैंने बहुत बारीकी से देखा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च भी मुझे करनी पड़ी। तो इस तरह से मेरी कहानियों की रचना होती है। और एपिक चैनल के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं कर रही हूँ कि ये चैनल जिस तरह से चल रहा है आगे बढ़ता रहे, और जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है ये कार्यक्रम फले फूले, खूब आगे बढ़े, और हम सब इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर में शामिल करें इस चैनल को। यही शुभकामना है। नमस्कार। आपको हमारे आज के इस शो की खास मुलाकात कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है richyrichcreations.rrc@gmail.com। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई आवाज़ और एक नए अंदाज के साथ हमारे इस शो में, जिसका नाम है आवाज़ो अंदाज। दोस्तों, तब तक के लिए अपने होस्ट और अपने दोस्त आर्यन वैद को विदा दीजिए। नमस्कार।